हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री। इसके हम काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 1857 की क्रांति हो, इंटीग्रेशन हो। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री में। और जो हम हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है। खैर, आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ या क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे दिए गए इस ग्रुप सरदार पटेल आश्रम को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सर्च करें सरदार पटेल आश्रम। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। देखिए, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पीजेंट मूवमेंट, यानी किसान आंदोलन जो कि राजस्थान में हुए। देखिए दोस्तों, पीजेंट मूवमेंट जो राजस्थान में हुए उनका क्या रीजंस थे। देखिए, जो राजस्थान में किसान आंदोलन बेसिकली जागीरदारों, सामंतों आदि के द्वारा आर्थिक वसूली व उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध शुरू हुए। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये आंदोलन जो है ये किसानों ने किए थे, ठीक है। पीजेंट्स ने मिलके किए थे। किनके खिलाफ किए थे? जागीरदारों और सामंतों। सामंत होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। जागीरदार और सामंतों के खिलाफ किए थे। क्यों किए थे? ऐसा क्या करते थे भाई जागीरदार कि उनके खिलाफ आपने मूवमेंट ही कर दिया? वो क्या करते थे? वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करते थे। यानी अगर वो ज़मीन किसानों को देते थे खेती करने के लिए तो उस पर टैक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा लेते थे। और जब किसान उन टैक्स को नहीं चुका पाते थे तो वह लोग क्या करते थे कि वह लोग उनसे कई बार उन पर अत्याचार करते थे, एट्रोसिटीज़ करते थे। इसीलिए किसान वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उन्होंने इनके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, ठीक है। राजस्थान में सामंती शासन व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई। हुआ क्या कि राजस्थान में जो फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया ना, यानी राजा एक ज़मींदार को एक इलाका दे देगा और ज़मींदार की ड्यूटी है कि उस इलाके के किसानों से कर वसूली करके राजा को चुकाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ज़मींदार जो है देते थे। इसी क्रम में क्या होता था कि कई बार किसानों को वो ज़मीन उनके वंशानुक्रम हेरिडिटरी हो जाती थी, मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंजेस होने लग गए और किसानों को उनकी ज़मीन से वंशानुक्रम जो है, उनके हेरिडिटरी राइट्स जो थे वो हटा दिए गए और उनको कई बार कर या राजस्व ना देने पर भूमि से बेदखल भी कर दिया जाता था। समझ रहे हैं आप? भूमि से उनको कई दफ़ा जो है बेदखल भी कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इससे जो है किसान बड़े परेशान थे। दूसरा एक कारण था कि जागीरदार इतना ज़्यादा कर क्यों कलेक्ट करते थे, इतना ज़्यादा राजस्व उन्हें क्यों चाहिए होता था? क्योंकि जागीरदार जो थे वो अपनी विलासिताओं में, लग्जरीज में रहना पसंद करते थे। वो बहुत ज़्यादा विलासीपूर्ण जीवन जिया करते थे। उनके बच्चे बाहर बड़े बड़े शहरों में पढ़ते थे। उनके लिए रहने का इंतज़ाम, नौकर चाकर, इसमें उनका काफ़ी खर्चा होता था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने किसानों के ऊपर आर्थिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में जो है धन का एकमात्र स्रोत होता था वो होता था किसानों से राजस्व की वसूली। अब देखिए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या क्या मुख्य कारण रहे। देखिए, एक तो रहा चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ रूलिंग क्लास। ये जो रूलिंग क्लास थी, ये जो राजशाही वर्ग था, ये बहुत ही ज़्यादा विलासीपूर्ण तरीके से रहने लगा और पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव, अंग्रेज़ों का भी प्रभाव इन पर थोड़ा थोड़ा उस समय पड़ने लगा। फिर क्या हुआ कि जो सामंत थे उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लग गए। अब सामंत जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा करों में वृद्धि करना चाहते थे और क्या करते थे, वह इसके लिए किसानों को कई बार बेदखल भी कर देते थे। अब उनका किसानों को, जब उनको कोई हेरिडिटरी राइट्स वगैरह उन्होंने किसान से छीन लिए तो उनका दृष्टिकोण किसानों के प्रति पूरी तरीके से बदल चुका था। कृषि पर निर्भरता में वृद्धि। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आपके पास किसी चीज़ का कर का या राजस्व का कोई एक ही स्रोत रह जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत है और पैसे का एकमात्र स्रोत हो जाता है कोई पर्टिकुलर काम, ठीक है। तो उस टाइम पर जो पैसे का एकमात्र स्रोत हो गया था कृषि, ठीक है। इसीलिए सारा बर्डन आके किसानों में पड़ गया। अगर उस ज़माने में कोई उद्योग होते, कुछ और होता तो आज थोड़ा बर्डन शेयर हो जाता, लेकिन उस ज़माने में सारा बर्डन किसानों पे आके पड़ गया। इसीलिए किसानों ने ही आंदोलन करना था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि कृषि पर जो निर्भरता बढ़ी उसके कारण ये किसान आंदोलन हुए। दूसरा क्या था
कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। दूसरा क्या था कि किसान ठीक है आपको कर दे देंगे, लेकिन उनकी जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो भी तो बिके ना, उनकी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। ठीक है, इस कारण भी वो आपको ज़्यादा पैसा अब नहीं दे सकते। दूसरा, जागीरदारों का जो बिहेवियर था, जो उनका आचरण था, वो बिल्कुल ही मानवीय नहीं था। वो लोग बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे किसानों के साथ, इससे भी वर्ग पीड़ित था। तो ये समस्त कारण जो रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलनों के, निम्न कारण रहे हैं। कई बार आपसे आरएएस जैसी मुख्य परीक्षाओं में या आरएएस के मेंस में वो लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर पीजेंट मूवमेंट्स, व्हाट वर द रीजंस फॉर पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान। तो आप ये 5 पॉइंट लिख के आ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, एक वर्ड है ये लाग बाग। ये लाग बाग क्या होता है? क्या होता है कि भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू जो आपको मिलता है, उसके एडिशनल, उसके अलावा भी अगर जब आप कृषक से किसी और कर की वसूली करते हो तो उसे लाग बाग कहते हैं। ठीक है, अब ये लाग बाग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नियमित यानी रेगुलर, यानी ये निश्चित रकम होती है कि भाई इस समय तुम्हें हमें ये देनी ही है प्रतिवर्ष या 2 या 3 वर्ष में एक बार। अनियमित ये होती कि निश्चित नहीं होती, उपज के साथ साथ बढ़ती या घटती रहती है। कई बार आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपज हो गई तो वो आप पे लाग बाग लगा देंगे। ठीक है, इन लाग बागों के निर्धारण का कोई निश्चित आधार नहीं होता था। मतलब कुछ भी नहीं, आपके मन में आया कभी भी आपने लाग बाग कोई भी नहीं बनाया, कोई बहाना, और आपने उस तरीके से लगा दिया। और हर जगह अलग अलग होती थी, भिन्न भिन्न होती थी। ठीक है, कभी ये नकद में ले लेते थे, कैश में ले लेते थे, कभी किसान से फसल के रूप में ले करते थे। ठीक है, तो ये राजस्थान है और ये राजस्थान में ही पीजेंट मूवमेंट होंगे। अब जो हम पहला पीजेंट मूवमेंट राजस्थान में देखने जा रहे हैं वो है बिजोलिया का। अब तक मैं आपको जो बता रहा था वो बता रहा था कारण, यानी वो जो कारण थे वो लगभग समस्त किसान आंदोलन, जितने भी किसान आंदोलन राजस्थान में हुए हैं, लगभग उनके कारण वह सेम ही थे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से पीजेंट आंदोलन हुए, कहाँ कहाँ हुए। तो जो पहला नंबर का जो पीजेंट आंदोलन है या किसान आंदोलन है राजस्थान का, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो हम अब देखने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को। देखिए, बिजोलिया क्या था कि बिजोलिया एक जगह है चित्तौड़ में, और ये जो है अशोक परमार एक व्यक्ति थे, जागीरदार थे, जिन्होंने राणा सांगा की मदद करी थी युद्ध में। ठीक है, तो राणा सांगा ने उनको ये बिजोलिया की जागीर जो है दे दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि बिजोलिया किसान आंदोलन बड़ा लंबा चला साहब। ये बहुत, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है तो बिजोलिया। देखिए, 1897 में तो शुरू हुआ और 1941 में जाके ख़त्म हुआ। अब क्योंकि इतना लंबा आंदोलन है तो इसीलिए इसको आप चरणों में बांट दो, यानी 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, ये 3 स्टेजेस, 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, हम समझते हैं कौन कौन से चरणों में क्या क्या हुआ। देखिए, पहला जो चरण था उसमें क्या हुआ था कि पीजेंट्स ऐसे ही एक बार जो है इकट्ठे हुए किसी एक व्यक्ति के मृत्यु भोज पे। देखिए, गंगाराम धाकड़ के पिता थे, एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़, उसके पिता की मृत्यु हुई थी, और उसके जो मृत्यु भोज होता है, जिसे मौसर भी कहते हैं, राजस्थान में मृत्यु भोज को हम मौसर भी कहते हैं, इसकी मौसर में इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने ठिकानेदार के विरुद्ध महाराणा तक अपनी समस्याओं को पहुँचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा भाई बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इतनी लाग बाग है, आमदनी है नहीं, हम क्या करें, परेशान हो गए। तो हम ऐसा करते हैं कि राजा के पास जाके शिकायत करते हैं ठिकानेदार की। क्यों? क्योंकि पहले किसान होता है, फिर जागीरदार होता है, फिर उसके ऊपर राजा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ठिकानेदार है, जो जागीरदार है, उसकी शिकायत करके आते हैं राजा के पास। अब एक बात कि ये बिजोलिया जो था ये कौन से राजा के अधीन था? ये मेवाड़ के राजाओं के अधीन था। ठीक है, तो इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब हम मेवाड़ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, और उदयपुर में जाके महाराणा से इस जो है ठिकानेदार की शिकायत करेंगे, इसको बताएंगे कि ये किस तरीके से ये जो ठिकानेदार हैं ये हमारा शोषण करते हैं, और हमने ये सोच लिया है। तो 1897 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है जाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो है बिजोलिया में जो रहते थे वो धाकड़ जाति के लोग हुआ करते थे। ज़्यादातर जो लोग थे बिजोलिया में वो धाकड़ जाति के लोग थे। तो देखिए क्या हुआ। अब ये लोग, साधु सीताराम नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। अब क्या हुआ कि 2 व्यक्ति गए महाराणा के पास, शिकायत करने का निर्णय हुआ था ना, तो महाराणा के पास 2 व्यक्ति गए, और महाराणा के पास जो व्यक्ति गए उनका नाम था नानक जी पटेल और ठाकर जी पटेल। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 84 टाइप की आप लाग बाग लगाते हो,
टैक्सेस लगाते हो हमारे ऊपर, ये बहुत ज़्यादा है, हम किसान हैं, हम कहाँ से इतने टैक्सेस देंगे। और ये शिकायत किसको कर रहे हैं? फतेह सिंह उस समय जो है महाराणा हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास पहुँचे। अब फतेह सिंह तो राजा है, राजा के पास टाइम नहीं होता, राजा बड़ी हस्ती होता था, बिजी होता था। तो राजा ने अपने एक अधिकारी हामिद हुसैन को बोला कि आप साहब इनकी इस समस्या का निर्णय जो है कर लो, ठीक है। हामिद हुसैन ने देख लिया। अब हामिद हुसैन ने देखा कि राजा ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हामिद हुसैन ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया और बोला हम ठिकानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और इनको नो आंसर देके वहाँ से भेज दिया। अब नाराज़ कौन होगा? नाराज़ होगा किशन सिंह, जो वहाँ का ठिकानेदार था बिजोलिया का। क्यों? आप किसी की शिकायत करने जाओगे तो आपसे नाराज़ ही होएगा। तो किशन सिंह ने नानाजी और ठाकर जी पटेल को बेदखल कर दिया, बिजोलिया से निकाल दिया। अब क्या हुआ कि इसने आवेश में आके, गुस्से में आके एक नया टैक्स और लगा दिया। मेरी शिकायत करोगे, लो एक और टैक्स। तो चवरी टैक्स लगाया। अब आपके मन में प्रश्न कि ये चवरी कर, चवरी टैक्स होता क्या था? देखिए, उस समय बेटी की शादी पर 5 रुपये, 5 रुपये टैक्स दिया जाता था, उसको हम चवरी कर। देखिए 5 रुपये उस टाइम पर बहुत होते थे। तो ये टैक्स जो है किसानों को देना होता था अपनी बेटी की शादी में। इसके विरोध प्रदर्शन में किसानों ने 200 अपनी बेटियों को, 200 अपनी डॉटर्स को ले जाके जो है इस किशन सिंह के सामने ले गए और बोले फिर अगर आप, तो हम इनकी शादी कैसे करेंगे? अब ये इतनी, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। खैर बाद में उन दोनों में जो है, किशन सिंह में और जो है गांव वालों में, एक ठिकाने के जो लोग थे उनमें एक सुलह हो गई और फाइनली वो चवरी कर जो है वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन गुस्सा अभी भी बहुत था। अब क्या होता है कि थोड़े ही दिनों बाद किशन सिंह की हो जाती है मृत्यु और नया राजा बनता है पृथ्वी सिंह। ये क्या करता है? तलवार बधाई का एक टैक्स लगा देता है, तलवार बधाई, ठीक है ना, तलवार बधाई। अब आप सोच रहे होगे तलवार बधाई क्या, ये क्या टैक्स हुआ? देखो तलवार बधाई कुछ नहीं होता है, जब भी कोई एक राजा की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह जब दूसरा राजा आता है तो तलवार धारण करता है, ठीक है, यानी वो एक तरीके का उत्तराधिकारी बनता है उस राजा का। तो ये उत्तराधिकारी कर था, सक्सेशन का टैक्स था, यानी एक राजा के बाद जब दूसरा राजा आएगा तो उसको तलवार पहनी है उसने, तो उसकी बधाई है उसे, तो उस रूप में जो है प्रजा को उसको टैक्स देना पड़ेगा। बड़ा अमानवीय टैक्स नहीं है ये, कुछ भी है, मतलब ये इसको आप कह सकते हो आज की भाषा में कुछ भी, ठीक है। तो ये इस पृथ्वी सिंह ने लगा दिया। अब देखिए लोग तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये टैक्स दें ऐसा, ठीक है ना, तो उन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया। खैर उस समय पृथ्वी सिंह काफ़ी ज़्यादा सक्षम था और उसने उनको दबा दिया। अब जो है सेकंड फेज इस आंदोलन का शुरू होता है 1915 से 23 में। 1915 से और 23 के बीच में ये जो हुआ, जो इसका सेकंड था, ये थोड़ा सा मैच्योर लीडरशिप के अंडर में हुआ। मतलब जो होता है ना एक एक्सपीरियंस लीडर, अभी तक तो ठीक है गांव के लोग ही मिलके सोच रहे थे हम आंदोलन वगैरह कर दें, तो कुछ रिजल्ट आउटकम आया नहीं, तो इन्होंने एक बड़े लीडर को इनवाइट किया, ठीक है। तो ये बड़े लीडर्स जो होते हैं वो नेशनल मूवमेंट से, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे इस पूरे आंदोलन को जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ के देखा जाने लगा। समझ रहे हैं आप, इसको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की नज़र में आ गया ये। खैर देखते हैं वो बड़े नेता कौन से थे। देखिए सबसे पहले जो बड़े नेता इनके सामने हैं उनका नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये बुलंदशहर यूपी के थे। अब एक प्रश्न मन में, यूपी के थे तो राजस्थान में क्यों आ गए? देखिए इन्होंने क्या करा था कि ये जो है एक किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे और फिर बाद में जेल में थे और भाग के जो है आ गए थे राजस्थान, और एक दूसरे नाम के साथ, विजय सिंह पथिक के नाम के साथ ये रहने लगे थे राजस्थान में। और समझते हैं इसको विस्तार में। देखिए ये क्या था कि इनका नाम था भूप सिंह पथिक, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक क्रांतिकारी नेता थे उस समय के सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस, ठीक है, इनके संपर्क में आए। क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे होती थी, कहीं लूटपाट कर ली, कहीं जो है किसी अफसर की हत्या कर दी, इस तरीके की गतिविधियों में रहते थे जिससे अंग्रेज डर जाएं और देश छोड़ के चले जाएं। तो इन्होंने इनको बोला कि राजस्थान में जाओ और वहाँ पर सशस्त्र क्रांति यानी आर्म्ड रिवॉल्यूशन का आप जो है एक ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो इसने कहा भाई मैं राजस्थान जाऊँ, मैं तो जानता नहीं किसी को, तो कि वहाँ पे जाओ, ठाकुर एक गोपाल सिंह खरवा मिलेंगे, ठीक है, ठाकुर एक मिलेंगे गोपाल सिंह खरवा, आप उनसे मिलना और वो आपको बता देंगे। तो इसने कहा ठीक है चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को इस वाली योजना का पता चल गया, ठीक है, असफल हो गए, पकड़ के इनको जेल में डाल दिया गया। पकड़ के इनको, भाई तुम ऐसी योजना बनाओगे तो तुम्हें क्या करेंगे, जेल में ही डालेंगे।
अब क्या हुआ कि इनको जिस जेल में डाला वो जेल थी अजमेर का, जो वर्तमान में टाटगढ़ का किला है, वहाँ पर इनको डाल दिया। अब ये भी बड़े चतुर व्यक्ति, इन्होंने क्या करा, जेल से चुपचाप फरार हो गए। क्या हो गए, ये जेल से चुपचाप फरार हो गए। ही एनी हाउ सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम जेल। अब ये जेल से चले गए, तो जेल से जब आप निकलोगे ना तो आपको अपना हुलिया बदलना पड़ता है, नहीं तो आप पहचान में नहीं आ जाओगे। तो इन्होंने क्या, अपनी थोड़ी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली और ये अपना नाम भी बदल लिया और विजय सिंह पथिक नाम रख लिया, और भटकते भटकते ये आगे निकल गए। अब ये पहुंचे कांकरोली। देखिए कांकरोली जो आजकल प्रेजेंट डेज में है, वर्तमान में है, वो राजसमंद में है। ठीक है, कांकरौली में एक गांव था भाला ग्राम, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया और साहब ये अपने रहने लगे। लेकिन अंदर तो एक राजनेता भी तो है, एक पॉलिटिशियन भी तो है उसके अंदर का, कैसे निकाल दोगे आप। तो उन्होंने वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ कर ली और एक विद्या प्रचारिणी सभा करके एक संगठन बना लिया राजनीतिक कार्यों से रिलेटेड। अब ये क्या करते थे कि जन चेतना वगैरह लोगों में जागृत करना, ठीक है ना, आज़ादी के प्रति। तो इसका एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, इसी सभा का, विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक सम्मेलन, मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसका संचालन कर रहे थे हरिभाई किंकर, ये इसका संचालन कर रहे थे। अब क्या हुआ कि इसी वार्षिक सम्मेलन में एक नेता पहुंचे, साधु सीताराम। ये पहुंचे, सीताराम पथिक से मिले, बड़े प्रसन्न हो गए, बोला यार आपके अंदर तो बड़ी क्वालिटी है। तो इन्होंने, साधु सीताराम ने बताया कि पथिक जी, एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि एक बड़ा ठिकानेदार है और हमारी प्रजा को वहाँ पर बड़ा परेशान करता है। तो पथिक ने पूछा कहाँ की बात कर रहे हो, कि बिजोलिया की बात है, बिजोलिया में हम बड़े हमारे किसान परेशान हैं, ना ठिकानेदार सुन रहा है, और एक बार राजा के पास भी लेके गए थे शिकायत, तो राजा ने भी ध्यान नहीं दिया। आप आ जाओ और आप उसका नेतृत्व या लीडरशिप जो है स्वीकार करो आंदोलन की। इसने कहा ठीक है। तो ये जो है विजय सिंह पथिक साहब जो है 1916 में पहुंच गए आंदोलन वाले स्थल पर, और इन्होंने कहा ठीक है अब मैं करूंगा इस आंदोलन का नेतृत्व। तो पथिक जी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा, ये ठिकाने की सेवा में लगे हुए थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन में ज्वाइन कर लिया। ठीक है साहब, अब इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन ज्वाइन कर लिया। अब बिचौलिया किसान आंदोलन ने थोड़ी सी तूल पकड़ ली। ठीक है, इन्होंने मतलब जो है डिसोबीडियंस शुरू कर दिया, ठिकानेदार की बात नहीं मानने वगैरह वाली बातें इन्होंने स्टार्ट कर दी। इसी बातों का थोड़ा सा गांधी जी को भी पता लगा कि यार बिचौलिया में तो जो है आंदोलन चल रहा है कोई, और इस बात की जानकारी गांधी जी को हुई अपने सूत्रों से। गांधी जी ने क्या करा, 1918 में पथिक जी को जो है बुला लिया। ठीक है, उन्होंने इनको, मुंबई में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, वहाँ पर बुला लिया कि भाई विचार विमर्श के लिए, कंसल्टेशन के लिए अपन बात करते हैं, क्या चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो गांधी जी ने इंटरेस्ट दिखाया और अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बोला कि तुम जो है इस बिजोतिया आंदोलन से रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प करो इनकी। तो गांधी जी जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होने लगेंगी। तो फिर इस आंदोलन का जो बिजोलिया के जो कॉजेज थे कि किसानों के जो हित थे, उनके लिए फिर एक कमीशन बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन। ठीक है, अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया और उदयपुर के महाराणा ने ये जांच आयोग जो है दबाव में आके गठित कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी आ गए भाई। गांधी जी उस समय राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता थे, उनके बराबर कोई नेता नहीं था उस समय। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन बन गया, आयोग बन गया। इसने कहा हाँ चलो देखते हैं कि किसानों की क्या समस्याएं, क्या वाकई में जो है ठिकानेदार उन पर जुल्म ढा रहा है, इस तरीके की बात हुई। खैर देखिए, आयोग ने सिफारिश की और आयोग ने कहा कि भैया जो है किसान कार्यकर्ताओं को जेल से सबसे पहले तो छोड़ा जाए, कि आंदोलन के दौरान जिनको इनको जेल में आपने रखा है उनको छोड़ो। दूसरी बात कि आवश्यक लागबाग कर और बेगार प्रथा बंद की जाए। मतलब आपने जो है अनावश्यक, ये आवश्यक गलत लिख गया यहाँ पे, अनावश्यक लागबाग कर और बेगार जो है ये आप बंद कर दो। जो जरूरी टैक्स है वो लो आप, क्या, और बेगार होती थी आप किसी को बाउंडेड लेबर, आप किसी से ज़बरदस्ती काम करा लो और पैसे ना दो, ये सब आप बंद करो। ठीक है, पर मेवाड़ सरकार ने आयोग की कोई सिफारिशों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात ज़रूर है कि उनके कहने से जो है यहाँ पर एक आयोग का गठन किया गया। अब 1920 में इन्होंने कहा गांधी जी कि कोई कार हुआ नहीं है कुछ भी, अब क्या करें। गांधी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप तो भैया आप ठिकाने का कोई भी आदेश ना मानो, ना लगान दो, ना बिगाड़ दो, कुछ भी नहीं, कोई कॉपरेट ही मत करो, नॉन कॉपरेट करो उनके उनके साथ। तो एक तरीके का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइप यहाँ पर चालू हो गया। अब उस समय भारत सरकार घबरा गई क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रहा है। ठीक है, और उसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रखी थी, तो भारत सरकार घबरा गई। भारत सरकार ने कहा छोटे मोटे जो किस्से हैं, कहीं जो ये आंदोलन वगैरह के किसान विसान के, ये तो कम से कम थमे।
तो एक रॉबर्ट हॉलैंड को भारत सरकार ने बिजोलिया में भेजा और उसने किसानों के जो प्रतिनिधित्व था, राजस्थान सेवा संघ नाम से उनका एक संगठन था, और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मिले हॉलैंड से, और हॉलैंड ने जो है ये कहा कि भैया आप ये 84 प्रकार के लाग बाग हैं, बहुत ज़्यादा है, इसमें से 35 प्रकार के हटा दिए गए, ठीक है। और किसान पर चलाए गए मुकदमे, जो भी उन पे फॉल्स केसेस वगैरह लगा रखे थे, सब चला दिए गए। अंग्रेज क्यों डर रहे हैं? क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रखा है, इसलिए अंग्रेजों को डर लग रहा है, इसलिए हॉलैंड वॉलैंड को भेजा है, नहीं तो उन्हें क्या लेना देना। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी को 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। वापस लेते अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है अभी ये लाग बाग इन किसानों के मूवमेंट से, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, है ना, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, स्थिति वही की वही हो गई। अब तो जो है पथिक जी की जो है लीडरशिप पे भी सवाल उठने लगे। तो आगे चल के इसके जो लीडर बनेंगे वो माणिक्यलाल वर्मा को इसका जो है प्रधान नेता चुन लिया गया, और उनके बाद जो है जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय आखिरी के चरणों में आपको देखने को मिलेंगे। खैर देखते हैं इसी आंदोलन में आगे चलकर क्या हो गया कि दोनों नेता पथिक जी और माणिक्यलाल वर्मा, इन दोनों के बीच में थोड़े से मतभेद हो गए, ठीक है। मतभेद हो गए तो 1929 में जो है पथिक जी ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने कहा भाई मैं अब इस आंदोलन में साथ नहीं दे पा रहा। अब आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज के प्रमुख जो नेता हैं वो हैं रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाय और हरिभाई उपाध्याय। इसमें फैसला हो गया 1941 में। टी विगवा विजय राघवाचार्य जो है मेवाड़ सरकार के जो है मंत्री थे, और इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया ये जो ठिकानेदार और जो किसान नेताओं के बीच में एग्रीमेंट करा लिया, और लगभग किसानों की मांगें मान ली गई, जो मोस्ट ऑफ द टैक्सेस थे उनको हटा लिया गया। आंदोलन समाप्त हुआ। बड़ा लंबा आंदोलन चला ये 1897 से लेकर 1941 तक, गजब का 44 साल, 44 ईयर्स, इट कंटिन्यूड फॉर 44 ईयर्स, देखिए आप। और फिर जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत जो है लिखे, और इसी के साथ राजस्थान का प्रथम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। होपफुली आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हम सिर्फ RAS और अदर RPSC और RSM SSB एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं। फीस मात्र 500 रुपये प्रति माह है। आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं सरदार पटेल आश्रम नाम से, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।